एक तो मेरा शौहर इतना मोटा और वो हर रात मेरे साथ हम बिस्तरी करता। मैं अल्लाह से रो रो कर दुआ करती कि या अल्लाह बस अब मैं पेट से हो जाऊं, वरना ये मेरा शौहर मुझे मार डालेगा। लेकिन मुझे घर में कोई भी अच्छा ना समझता, सब बस मुझसे अपना फ़ायदा निकालते। आज रात तो मेरे शौहर ने अपनी हद ही पार कर ली। उसने मुझे अपनी गोद में दफा हो जाओ यहाँ से, तुम हमारे बेटे कहलाने के काबिल नहीं हो, तुमसे एक बच्चा पैदा नहीं किया जा रहा और हम तुमसे इस खानदान की विरासत संभालने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। नसीर ब्लोच पूरे घराने के सामने अपने बेटे पर गरजा। हसनैन ने सर उठाकर अपने दोनों चाचाजाद भाइयों की तरफ देखा, जिनकी दबी दबी हंसी हसनैन ब्लोच का दिल जला गई। वो उससे 4 साल छोटे थे, मगर कद में अब उसके बराबर आने वाले थे और ऐसे तमाम बातों को भी समझते थे। बचपन से ही खानदान के रस्म रिवाज तमाम बेटों में कूट कूट कर भर दिए गए थे। अगर उनकी शादी होने तक हसनैन ब्लोच किसी बच्चे का बाप ना बन पाया तो क्यामत से पहले ही इस घर में क्यामत आ जाएगी। हसनैन ब्लोच इस वक्त 24 साल 7 माह का था और 7 माह पहले ही उसकी शादी हो चुकी थी। रोजाना वो नाजिया के साथ बाहमी मुलाकात करके अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने की कोशिश करता, मगर ना जाने क्यों ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा था। किचन में खड़ी नाजिया के कानों तक अपने ससुर की आवाज पहुंची तो वो दुपट्टे के पल्लू को मुट्ठी में दुबाए वहां से कमरे में चली गई। शादी होते ही उसकी जिंदगी का ये कैसा इम्तिहान शुरू हो गया था। उसने सुना था कि शादी के बाद सास ससुर को सबसे ज्यादा अपने पोता पोती की तलब होती है, लेकिन उसके लिए रोजाना घर के अंदर इतना बड़ा झगड़ा होगा और रात को अपने शौहर के हाथों जलील होगी, ऐसा तो उसने कभी तसव्वुर ही नहीं किया था। उस वक्त भी होने वाली पंचायत के बाद उसे यकीन था कि सारी रात उसे सुकून नसीब नहीं होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ बाबा, हसनैन ब्लोच ने हल्की आवाज में दलील दी। उसकी बात पर नसीर ब्लोच का दिमाग घूम गया। कोशिश? ऐसी कोशिश कर रहे हो तुम जो 7 महीने से पूरी नहीं हो रही? अगर मैं तुम्हारी जगह किसी 15-16 साल के बच्चे को ये काम दूं तो मुझे यकीन है कि वो 1 साल के अंदर अंदर मुझे बच्चा दे देगा। मुझे किसी भी हालत में 1 महीने के अंदर अंदर इस खानदान का वारिस बहू के पेट में चाहिए। अपनी बीवी के पांव भारी करना तुम्हारा काम है। अगर औरत का मसला है तो बताओ, मैं तुम्हारी दूसरी शादी भी कर दूंगा। खानदान में बहुत सारी लड़कियां बैठी हैं और मेरे एक इशारे पर उनके बाप उनकी शादी करने के लिए तुम्हारे कदमों में आकर बैठ जाएंगे। नसीर ब्लोच की बात पर नाज से हजारों की तार आंसू बहाने लगी। दोनों हाथों को मुंह पर रखकर उसने अपनी सिसकियों की आवाज को दबाया। या अल्लाह, मुझे औलाद जैसी नेमत दे दे, वरना ये मेरी शादीशुदा जिंदगी तबाह बर्बाद कर देंगे। आपको नहीं लगता आज आपने अपने बेटे को सबके सामने कुछ ज्यादा ही जलील कर दिया? सुमेरा ने अपने शौहर को उनके रवैये पर शर्मिंदा करने की कोशिश की, मगर नसीर ब्लोच तो किसी की बातों में आने वाले नहीं थे। मैंने उसको अभी कम सुनाया है। जिस तरह 7 महीनों से उसने हमारा नाक डुबोया हुआ है, उसके बाद तो मुझे चाहिए था उसे जायदाद से ही बेदखल कर दूं। एक बच्चा पैदा नहीं किया जा रहा, हमारा अपना बेटा है, वरना अब तक हम उसे नामर्द का नाम दे चुके होते। आप बात को समझने की कोशिश करें। जब अल्लाह का हुक्म होगा तभी औलाद उनकी जिंदगी में आएगी। मुझे इस वक्त तुम्हारे दर्स की जरूरत नहीं है, मुझे इस वक्त एक बच्चे की जरूरत है जो इस खानदान का वारिस होगा। अगर इस खानदान का वारिस नहीं आया तो तुम अच्छे तरीके से जानती हो हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। या आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आज तक ऐसा कुछ हुआ है जो अब होगा? सुमेरा ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। अब ऐसा ही होगा बेगम, क्योंकि इसके आगे बोलने के बजाय उन्होंने एक लिफाफा निकाल कर सुमेरा की तरफ उछाला। ये कोर्ट का नोटिस है जो उस कल के लोंडे ने हमें भेजा है, पहले इसको पढ़ो और फिर बोलो हम गलत बोल रहे हैं या नहीं। सुमेरा ने वो नोटिस उठाकर पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो उसमें लिखी तहरीर पढ़ रही थी उसका चेहरा जर्द पड़ता जा रहा था। नसीब ब्लोच ने तंजिया नजरों से उनकी तरफ देखा और कहा, क्यों बेगम? उड़ गए चेहरे की तमाम रंगत, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। अब मैं इस इंतजार में नहीं बैठ सकता कि कुदरत अपनी तरफ से इशारा करेगी तब इस खानदान का वारिस आएगा। मुझे किसी भी हालत और इस खानदान का वारिस 1 महीने के अंदर अंदर चाहिए। ये सब कैसे हो गया साईं? उसे इन सब के बारे में कैसे पता चला? हमने तो कभी उनके सामने इन बातों का जिक्र नहीं किया था, मगर पता करवाने वाले ने
मैंने पता करवा लिया, अब ये नोटिस हमारे गले में हड्डी बनकर फंस चुकी है। अगर उसने अपनी बातें सच करके दिखाई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसीलिए तुम्हें पूरी कोशिश करनी होगी। पता करो आखिर मसला कहाँ है। बहू को देखो और पता करो इन दोनों के दरमियान कैसे मामलात हैं। साईं, मैं बहू से क्या पूछूं? हमने अपनी तरफ से उसके कितने टेस्ट करवाए हैं, वो हर टेस्ट के अंदर पास हुई है। डॉक्टर ने खुद कहा है कि उसके अंदर कोई खराबी नहीं है। फिर मैं उसे कैसे कसूरवार ठहरा सकती हूँ? मगर कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, तभी तो इस खानदान के वारिस को आने में इतनी देर लग रही है। वरना आम लोगों की जब शादी होती है तो 1-1.5 महीने के अंदर अंदर खुशखबरी मिल जाती है। अब हमारी बात ले लो, 1 महीने के अंदर अंदर हसनैन तुम्हारे पेट में था। हमारी छोड़ो, तुम बड़े भाई को ही ले लो, उन्होंने अपनी बीवी के साथ सिर्फ 2 रातें ही गुजारी थी, मगर इन 2 रातों के अंदर ही वो सांप भाभी के पेट में आ गया था, जो आज हमारी खुशियों को डसने के लिए ही तैयार बैठा है। नाजिया कमरे में आई तो हसनैन बलोच का मूड कुछ वक्त पहले की निस्बत अब बहुत ज्यादा खुशगवार लग रहा था। नाजिया ने सुख का सांस लिया। जिस तरह अब्बा ने हसनैन की बेइज्जती की थी, उसे यकीन था आज रात उस पर क़यामत की रात गुजरेगी। साईं, आज मुझे आपसे बातें करनी है। वह आहिस्ता से उसके करीब गई। हसनैन बलोच ने मोबाइल से सर उठाकर जैसे ही नासिया को देखा, एकदम उसका मूड तब्दील हो गया। चेहरे से बेजारी और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। नासिया, मुझसे फिजूल बकवास नहीं करो, जाओ जाकर बेड पर लेट जाओ, और ये भी फौरन उतारो। उसका इशारा नासिया के कपड़ों की तरफ था। साईं, मेरी तबीयत खराब है। तो क्या तुम्हारी तबीयत प्रेगनेंसी की वजह से खराब है? हसनैन बलोच के सवाल पर वो सर झुका गई और बोली, बस बुखार है। हसनैन बलोच बोला, तो जब ऐसी तबीयत खराब होगी तब तुम्हारी बख्शिश होगी। उसकी बात को दरमियान में ही काट कर वो उसे बेड पर ले आया। साईं, जब खुदा की मर्जी होगी तभी औलाद होगी। खुदा की मर्जी भी तभी होगी जब मैं कोशिश करूंगा, और मुझे आखिरी हद तक कोशिश करनी है। साईं, आज कमजोरी महसूस हो रही है। कल मैं खुद नाजिया का दिल भर आया अपनी हालत पर। उसका दिल चाहा कि वो 2 आंसू बहा ले अपनी हालत पर, मगर उस वक्त ये भी मुमकिन ना था। मर नहीं जाओगी, देखा नहीं आज बाबा साईं ने कैसे मुझे सबके सामने जलील किया है। सब लोग मुझ पर हंस रहे थे। अनकरीब वो मुझे नामर्द का लकब दे देंगे। हसनैन बलोच ने उसका दुपट्टा उतार कर दूर उछाला और खुद नासिया के वजूद पर काबिज हो गया। उसकी शिद्दतें सहते हुए वो रो रही थी, मगर हसनैन बलोच पर कोई असर नहीं हो रहा था। नासिया, दुआ मांगो कि तुम्हारे पैर भारी हो जाएं। उसके रोने की परवाह किए बगैर वो जोश से अपने अमल को जारी किए था। उसके भारी वजूद से उसको सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था, मगर उसकी सिसकियों की परवाह किसको थी? हसनैन सिर्फ बच्चे की चाह में उसके वजूद को रोज रात को अजियत देता था। रोना बंद करो, उठकर मेरा साथ दो, वरना इस खानदान का वारिस किसी और के पेट में जन्म ले लेगा। उठो और मेरी गोद में आकर बैठो। हसनैन ने उसे अपनी गोद में बिठाया। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि हसनैन का साथ दे सके, मगर ऐसी हालत में उससे कुछ भी नहीं हो पा रहा था, और हसनैन को उसका ये हाल देखकर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तुम किसी काम की नहीं हो, सिर्फ झाड़ू बर्तन ही कर सकती हो। अब तो मुझे लगता है तुम बच्चा पैदा करने के भी काबिल नहीं हो। तभी मेरा बच्चा आने में इतनी देर हो रही है। अपने अमल से फारिग होकर उसने नासिया को एक तरफ फेंक दिया। हसनैन की कड़वी बातें सुनकर वो उठकर वॉशरूम जाने लगी, मगर हसनैन ने हाथ बढ़ाकर वहीं रोक लिया। तुम्हारी ये हरकतें कभी बंद नहीं होंगी। मैंने कहा ना, सुबह गुस्ल लिया करो, अभी सारी रात बाकी है। यहाँ मेरी जरूरत के लिए बैठी रहो। उसे बुरहाना हालत में एक तरफ बिठाकर वो खुद नींद के मजे लेने लगा। अपनी ऐसी तजलील पर नासिया आंसू बहाने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। जब से उसकी शादी हुई थी, पहले दिन से वो ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। अब तो धीरे धीरे ऐसे लग रहा था जैसे एक दिन उसकी बर्दाश्त की इंतहा हो जाएगी। या तो वो मर जाएगी या फिर यहाँ से भाग जाएगी। इसके अलावा तीसरा रास्ता सिर्फ खुदा के पास था। अगर वो उसे औलाद जैसी नेमत दे दे तो शायद उसकी हालत में कुछ बेहतरी आ जाए, मगर जिस तरह 7 महीनों से चल रहा था, अब उसकी उम्मीदें टूटने लगी थी। उसे रोते रोते 1.5 घंटा हो गया। इतने में हसनैन की आंख दोबारा खुल गई और वो दोबारा उसके वजूद पर हावी हो गया। ये 10 किनाल पर मुश्तमिल हवेली बलोच खानदान के आबाओ अजदाद ने बनाई थी। यहाँ के लोग बड़ी हवेली के नाम से जानते थे। जितनी बड़ी ये हवेली थी, उसके अंदर मौजूद
मौजूद रहने वालों के दिल उतने ही छोटे और राज उतने ही गहरे थे। किस्मत से ये था कि इसहाक बलोच के 3 बेटे थे, शाहनवाज बलोच, नसीर बलोच और अदनान बलोच। शाहनवाज और नसीर की उम्र में बस 2 साल का फर्क था, जबकि अदनान बलोच 7 साल छोटा था। उनके आबाए अजदाद की जायदादें पाकिस्तान आजाद होने से पहले ही बहुत ज्यादा थी और बाकी जायदादें उन्होंने खुद कब्जा करके बनाई थी। उस वक्त कुल मिलाकर बलोच खानदान 200 अरब की जायदाद का मालिक था। सब लोग खुशी खुशी रहते थे, हर कोई अपनी मनमानी करता, जिसके दिल में जो आता वो कर लेता। लड़ाई झगड़े की शुरुआत उस दिन से हुई जिस दिन शाहनवाज बलोच ने अपनी पसंद की लड़की से निकाह कर लिया। पसंद की शादी करना कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर पसंद की शादी खानदान से बाहर की गई थी, जो इसहाक बलोच को बिल्कुल मंजूर नहीं थी। लेकिन उन्होंने सिर्फ निकाह किया और इसहाक बलोच को रुखसती करवाने का बोला। इस बात पर ही हवेली के दोनों दीवार हिल गई। इसहाक बलोच किसी तौर पर एक गैर बरादरी की लड़की को अपने घर की बहू बनाने का इरादा नहीं रखते थे। वो तो ये चाहते थे कि शाहनवाज उस लड़की को तलाक देकर खानदान की ही किसी लड़की को पसंद करके उससे शादी कर ले, मगर शाहनवाज को ये बात मंजूर नहीं थी। वो हर हालत में उस लड़की को ब्याह कर इस हवेली में लाना चाहते थे, क्योंकि उनके मुताबिक वो इस लड़की से मोहब्बत करते थे और उसके सिवा किसी लड़की का सोच भी नहीं सकते थे। इसहाक बलोच ने शाहनवाज पर बहुत दबाव डाला और उसे तलाक देने का भी बोला, मगर हर दबाव को शाहनवाज बलोच ने नजरअंदाज कर डाला और आखिरकार इसहाक बलोच ने अपने बेटे की मोहब्बत में आकर एक गैर बरादरी की लड़की को हवेली में लाने की इजाजत दे दी। बड़ी हवेली में बड़े बेटे की शादी थी। पूरा गांव रोशनियों से सजाया गया था। पूरे धूमधाम के साथ शाहनवाज बलोच अपनी पसंदीदा बीवी को ब्याह कर हवेली में ले आया। खूबसूरत और खुश इखलाक ज़ैनब पहले ही दिन सबको अच्छी लगने लगी, लेकिन ये शादी ज़ैनब की खुशियों को जनाजा साबित हुई। जो इनकी शादी के तीसरे दिन डेरे पर शाहनवाज बलोच को 4 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। शाहनवाज बलोच के कत्ल ने हर तरफ खौफ का समाह फैला दिया, मगर बड़ी हवेली के मकीनों ने ज़ैनब को मनहूस साबित करके उसे हवेली के तहखाने में फेंक दिया। यहाँ कभी उनकी खास नुकरानी रहती थी। इसहाक बलोच की बीवी का मानना था कि ये सब कुछ ज़ैनब के मनहूस कदमों की वजह से हुआ है, वरना बलोच खानदान के बेटों को छूना तो दूर कोई बुरी निकाह से देख भी नहीं सकता था। इसलिए 2 दिन की ब्याही ज़ैनब की हालत इस हवेली में नुकरानी जैसी हो गई। अपने सबसे बड़े बेटे की मौत का दुख इसहाक बलोच को बिस्तर से लगा गया। अभी वो अपने बेटे के गम से नहीं निकले थे कि उनकी बीवी ठीक 1 महीने के बाद सीढ़ियों से गिरने की वजह से अल्लाह को प्यारी हो गई। लेकिन उनके लिए उनकी बीवी की मौत भी किसी राज से कम ना थी और इसी राज के बारे में सोचकर इसहाक बलोच का दिमाग ठटक गया। पहले उनका बेटा और ठीक 1 महीने बाद उनकी बीवी का इस दुनिया से चले जाना कहीं कुछ तो गलत होने का एहसास भी दिला रहा था। इस राज को जानने के लिए इसहाक बलोच ने अपने आदमी लगा दिए। जब उन्हें सारे मामले के बारे में इल्म हुआ तो एक आखिरी फैसले पर पहुंच गए और वो फैसला सिर्फ चंद लोग ही जानते थे। वकील को बुलवा कर उन्होंने रातों रात अपनी वसीयत बदलवा दी और अगले दिन सुबह उन्होंने ज़ैनब को बुला लिया। ज़ैनब की हैसियत इस हवेली में किसी नुकरानी से ज्यादा नहीं रही थी। 2 वक्त के खाने के लिए उसे 10 बार ताना दिया जाता और कम से कम सारा दिन 100 बार जलील किया जाता। सारी हवेली के मकीन आज बहुत खुश दिखे। इनके मुताबिक आज ज़ैनब का पता साफ हो जाएगा, लेकिन इसहाक बलोच की बातें सुनकर सब लोग हैरान हो गए। उन्होंने ज़ैनब को इस हवेली का मालिक करार दे दिया और कहा कि आज के बाद हवेली का कोई भी बंदा इस पर हुक्म नहीं चला सकता और अगर किसी ने इसे हवेली से निकालने की कोशिश भी की तो वो बलोच खानदान की जायदाद से बाहर होगा। इसके अलावा इनका वकील हर माह ज़ैनब को 2 लाख उसके और उनके होने वाले पोते की जेब खर्च के लिए देकर जाएगा और हवेली का कोई भी मकीन इस मामले में रुकावट बनने की कोशिश नहीं करेगा। इन सब से बढ़कर ज़ैनब खुद इस हवेली से बाहर जाने की कोशिश करेगी तो उसे शाहनवाज बलोच की कत्ल की साजिश के जुर्म में उम्र भर जेल की सजा सुना दी जाएगी। इसके अलावा इनका पोता बड़ा होकर इस शहर का सबसे बड़ा वकील बनेगा। इनके अजीबोगरीब ख्वाहिश पर सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि आज तक बलोच खानदान के किसी वारिस ने नौकरी नहीं की थी और ना ही करने की कोशिश की थी। जितनी बड़ी जायदाद के ये लोग मालिक थे, इस हिसाब से आने वाली कई नस्लें भी घर बैठ कर खाएं तो भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने अपना फैसला सुना दिया, मगर ज़ैनब को समझ नहीं आया ये उसके लिए आजादी का ऐलान था या एक नई जंग की शुरुआत।
मगर जो भी था उसे अपने बेटे के मुस्तकबिल के लिए दर दर ख्वार होने की अब जरूरत नहीं थी। वो इस हाल में बहुत खुश थी। और फिर वो हुआ जिसके बाद वाकई बड़ी हवेली में क़यामत से पहले क़यामत आ गई। इस वाक़ये के ठीक 3 दिन बाद इसहाक बलोच अपने कमरे के अंदर मुर्दा हालत में पाए गए। कोई नहीं जानता था इनकी मौत कैसे हुई। पूरी हवेली में बातें शुरू हो गई, मगर ज़ैनब इन सब से दूर थी, क्योंकि उसे इस खानदान ने खुद ही दूर किया था। उनकी मौत के बाद बहुत सारी तब्दीलियां आ गईं। पूरी हवेली पर इसहाक बलोच और उनकी बीवी का राज चलने लगा, मगर ज़ैनब के मामले में वो बेबस था, क्योंकि इसहाक बलोच की वसीयत ही कुछ ऐसी थी। मगर उसकी आंखों से हमेशा ज़ैनब और उसके बेटे के लिए नफरत ही नजर आती थी। ज़ैनब उसके सर पर आ खड़ी हुई। वो अपने बेटी की तरफ देखकर मुस्कुराई, लेकिन फिर उसे याद आया इस वक्त यहाँ उसकी क्लास लगाने आई है। शाहमीर, बस बहुत हुआ, उठ जाओ, मैं जानती हूँ तुम जाग रहे हो। ज़ैनब ने उसे पुकारा, मगर शाहमीर के सुकून में कोई फर्क नहीं आया। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। ज़ैनब ने उसके वजूद में जरा सी हरकत महसूस ना करके पंखा बंद कर दिया। गर्मी महसूस होते ही वो फौरन उठ खड़ा हुआ। माँ जी, क्या है, सोने दें। वो आंखें बंद करके मन मनाया, यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ, ये क्या है। ज़ैनब ने दोनों हाथ कमर पर रखकर आंखों से घूरा। क्या मतलब क्या है। शाहमीर फौरन उठ गया और फिर वो ज़ैनब की बातों पर सिरे से ही अनजान बन गया। शाहमीर, इतने भोले और अनजान हरगिज नहीं हो जितना बनने की कोशिश कर रहे हो। अभी 2 दिन पहले तुमने अपनी वकालत पूरी की है और आज तुमने अपने ही खानदान पर केस कर दिया। हाँ, तो इसमें बुराई क्या है। शाहमीर के सुकून में जरा बराबर फर्क नहीं आया। ज़ैनब की दोनों आंखें हैरत के मारे फैल गईं। क्या मतलब, क्या बुराई है। तुम अपने खानदान पर केस कर रहे हो, मगर किस बना पर। ज़ैनब को उसकी दिमागी हालत पर शक हुआ। वैसे तो इस खानदान पर बहुत सारे केस बनते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने इन पर अपनी जायदाद हड़पने का केस लगाया है। जायदाद मुझे मिल जाए, उसके बाद बाकी केस देख लूंगा। जायदाद हड़पने का केस। ज़ैनब के दोनों कान साएं साएं करने लगे। तुम्हें किसने कह दिया इन लोगों ने तुम्हारी जायदाद पर कब्जा किया है। तुम्हारे दादाजी ने हम लोगों को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया था। तुम उनके पोते हो, बलोच खानदान के वारिस हो। इसकी वजह से हम इस खानदान और हवेली का हिस्सा हैं, वरना मैं तुम्हें लेकर ना जाने कहां दर दर ख्वार हो रही होती। ज़ैनब की बात पर शाहमीर ने अफसोस भरी नजरों से अपनी माँ की तरफ देखा। माँ, आपको जैसा दूसरों ने बोला आपने उसी पर यकीन कर लिया, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। लेकिन खैर, कसूर आपका भी नहीं। आप बस देखती जाएं मैं क्या करता हूँ। बहुत जल्द आप इस हवेली की मलका होंगी। शाहमीर ने मुस्कुराकर ज़ैनब को दोनों हाथों से थामकर अपने बराबर बिठाया। मुझे हवेली की मलका नहीं बनना। मेरे पास जीने की सिर्फ एक ही वजह है, और वो तुम हो। तुम यहाँ के लोगों को नहीं जानते। अपने मफाद के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। और मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने बिल्कुल वैसे नहीं खो सकती जैसे मैंने तुम्हारे बाप को खोया। ज़ैनब ने शाहमीर से अपने दोनों हाथ छुड़वाए। पल भर में उसके चेहरे पर दुख, तकलीफ और खौफ के मिले जुले तासुरात थे। माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने जिंदगी में जितना मुश्किल सफर काटना था काट लिया। अब आपकी जिंदगी में कांटे बोने वालों की बारी है। उनसे मैं उनकी हर प्यारी चीज छीन लूंगा। एपिसोड 2 19 जनवरी 2025 को रिलीज होगी। दिया वॉइस चैनल 10 बजे। आगे ये नॉवल बहुत दिलचस्प होगा। नॉवल सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।